नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत करेंगे हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। और पहले हम सबसे निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बेल बटन को दबा के रखिए ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चले। संसद सत्र में कल लोकसभा में जो भी चर्चा हुई और ओम बिरला जी के खिलाफ जो मोशन लाए थे कांग्रेस, तो हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस को साबुन लगा-लगा कर तो धोया ही, एलोकोपी को भी धोया और ये मोशन गिर गया। ये तो गिरने ही वाला था क्योंकि बहुमत नहीं था। और अब बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है क्योंकि एलओपी हमेशा कहते रहते हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ प्राइम मिनिस्टर है। और जब टैरिफ लग रहे थे तब डोनाल्ड ट्रम्प का एक बयान आया था कि इंडियाज़ इकोनॉमी इज़ डेड इकोनॉमी। इस बात को लेके भी एलओपी ने कहा था कि ये सही कह रहे हो, इंडियाज इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी। अब बात करेंगे कि वही अमेरिका और वही प्रेसिडेंट, इन्होंने हमारे यहाँ के जो सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, रिलायंस जो है, उनके साथ एक डील साइन की है और ये बहुत बड़ी डील है। लगभग $300 बिलियन का ये डील है। और अब क्या कहेंगे एलओपी, जो हमेशा कहते रहते हैं सरकार अडानी अंबानी को आगे बढ़ाते हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप ने आगे बढ़ाया तो क्या एलओपी ये कहेंगे कि वो कॉम्प्रोमाइज प्रेसिडेंट है? सबसे बड़ा सवाल यही है और इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि इसके क्या फायदे होंगे। तो हमने आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि पॉलिटिकल एनालिस्ट देवेंद्र कुमार सर। सर, थैंक यू, आप जुड़े हमारे साथ। धन्यवाद वर्षा जी आपका और आपके दर्शकों का कि आपने दोबारा से इस विषय पर मेरी राय रखने के लिए आपने आमंत्रित किया। सर, विषय ही ऐसा है सर कि कैसे सर डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे अंबानी साहब को बुलाया और $300 बिलियन का निवेश अब अंबानी जी करने जा रहे हैं। जो एलओपी हमेशा हमारे सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि अदानी और अंबानी के सिवाय किसी और को कोई चांस ही नहीं मिलता। अभी-अभी ये भी तब बयान आया था शायद बजाज, जो राहुल बजाज है या राजीव बजाज है, उनके लिए कि उनको क्यों नहीं आगे बढ़ाते। तो सबसे बड़ा आरोप हमारे प्रधानमंत्री पे रहता है कि कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री है। तो अब बात करेंगे कि यूएस ने क्यों हमारे साथ ये डील साइन की और एलओपी अब क्या कहेंगे। क्या कहें? अमेरिकन प्रेसिडेंट कॉम्प्रोमाइज्ड। यस। अगर वहां पर रहते हमारे एलओपी अगर अमेरिका में रहते तो कहते कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अंबानी को अमेरिका बेच दिया। हाँ। यस। तो ये या और फिर सर पता अभी ये नहीं भी बोल क्या-क्या सकते हैं। कहते। यस, ये भी परंतु बोल सकते हैं। प्रश्न यहाँ पर ये है कि ये डील जो है, हाँ। इसके बहुत सारे मायने हैं। राइट। जैसे देखिए कि पहली जो रिफाइनरी बनी हाँ। रिलायंस की, गुजरात में बनी थी, यस। जामनगर में। जामनगर। तो उस समय कांग्रेस की सरकार, हाँ। परमिशन भी मिली, ज़मीन भी मिली, सब कुछ हुआ। उस समय के विपक्ष ने ऐसा कोई नैरेटिव गढ़ने की कोशिश नहीं। अगर आज हम देखें तो अंबानी जो हैं, उनकी यात्रा एक एडन में वो पेट्रोल फिलर हुआ करते थे धीरूभाई अंबानी। मुंबई आए, वापस भारत आए, मुंबई में मसाले बेचने का कारोबार किया, शुरुआत वहाँ से किया, आरंभ वहाँ से किया। पहली फैक्ट्री गुजरात में लगाई उन्होंने अपने कपड़े की, विमल ब्रांड रखा था नाम, उनके भतीजे के नाम से रखा। यस। उस समय मेरे ध्यान में है कि उस समय कांग्रेस समर्थित एक अखबार धीरूभाई अंबानी के पीछे पड़ गया। हुँ। वो आरती उतार जैसे जिस प्रकार से आज ये रवीश कुमार और ये बाकी सारे जो दरबारी जिनको सुधीर चौधरी ने अच्छा नाम दिया है, दरबारी पत्रकार जो आज एक शब्द गढ़कर चलते हैं, गोदी मीडिया, उस समय का जो गोदी मीडिया था, वो धीरूभाई के पीछे पड़ गया था। क्यों? क्योंकि तत्कालीन समय में लाइसेंस राज हुआ करता था।
हाँ, हम जानते हैं कि बज ये आपने एक नाम लिया बजाज का, हाँ सर, राहुल बजाज या राजीव तो राहुल गांधी। गांधी ने बजाज का ही नाम क्यों लिया? इस पर भी ध्यान करना चाहिए। क्यों? हाँ, क्योंकि उस समय टू व्हीलर जो थी, वो केवल इन्हीं की आती थी, बजाज। बजाज की ही आती थी। मुझे याद है आज भी अ, बजाज सुपर, चेतक ऐसे नाम हुआ करते थे। और अगर आपको ऐसा टू व्हीलर बजाज का टू व्हीलर चाहिए तो आपको ऑन देना पड़ता था, वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आता था। 4 पहियों की गाड़ियाँ जो थी वो भी किसी एक ही कंपनी का उस पर भी मोनोपोली थी। तो उस समय पर ये जो मार्केट था पूरा, आज आप कहीं पर भी जाइए इतने शोरूम हैं, आप जाइए टू व्हीलर लेकर घर पर आ जाइए, मिल जाता है। प्रीमियम गाड़ियाँ जो हैं, 4 पहिए की बात कर रहा हूँ, टू व्हीलर तो वैसे भी मिल जाती है। प्रीमियम गाड़ियाँ जो है उसका एक वेटिंग रहता है, परंतु इतना नहीं रहता जितना उस समय टू व्हीलर का हुआ करता था, बजाज का। बजाज सुपर या बजाज चेतक लेना है तो। वो सर, अखबार उस टाइम पे सर वो एडवर्टाइजमेंट भी याद है, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजाज करके आती थी, तो वो याद आ गया कि कितना मोनोपोली था उस टाइम पे बजाज का। हाँ, वो अपने आप को भारत के साथ कनेक्ट करने करते थे, ये अच्छी बात है। परंतु यस, इसमें जो गर्भित अर्थ था ये यही था कि हम ही बुलंद तस्वीरें और कोई नहीं, ऐसा हम मान सकते हैं। परंतु वो जो अखबार था, धीरू भाई के पीछे लग पड़ा। यस, उस समय मैंने ये कहीं पढ़ा था, मुझे निश्चित रूप से याद नहीं आ रहा है। परंतु धीरू भाई ने किसी को तो ऐसा अनऑफिशियली कहा था कि ये जितने भी नेता लोग कपड़ा पहनते हैं ना, ये कपड़ा मेरी फैक्ट्री से आता है। ये यस, सफारी के कपड़े इनको फ्री में मिलते हैं। आप सोचिए, ये हाल कांग्रेस के समय में था। चलिए वैसे तो ये राहुल जी उस समय तो थे नहीं, शायद बहुत छोटे थे, तो उनको याद भी नहीं रहा होगा। वैसे भी उनको ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता, एक चिट्ठी लेकर आते हैं, फिर उसको एलॉबरेट करने में भी समस्या हो जाती है। तो याद शक्ति की तो समस्या शायद होंगी, राहुल जी को ये याद करना चाहिए। मैं आज याद करवाना चाहता हूँ, आज ये जो जिस बात को लेकर ईरान, इस्राइल और अमेरिका के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको लेकर जो राहुल गांधी कहते हैं कि इसका पक्ष क्यों लिया, इसका पक्ष क्यों नहीं लिया, ये जो बात करते हैं। मैं आपको याद दिलाऊँ 1991 में, जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया, ऑपरेशन डेज़र्ट स्टॉर्म, उस समय भारत के मुंबई और चेन्नई के एयरपोर्ट पर अमेरिका के जहाज़ों को ईंधन देने के लिए सहूलियत करवाई गई थी। अब सोचिए, अगर उस समय चंद्रशेखर की सरकार भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी चमत्कृति है, क्योंकि जितने सांसद थे वो सभी के सभी मिनिस्टर थे। ये एक ऐसी पार्टी थी जिसको सपोर्ट करने वाली पार्टी उससे 3-4 गुना बड़ी थी। कांग्रेस ने बाहर से सपोर्ट किया। राजीव गांधी थे उस समय, राहुल जी के पिताजी। राइट, परंतु यहाँ पर देश हित की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पर देखिए, उस समय भाजपा विपक्ष में थी। हाँ, राजीव गांधी ने सपोर्ट किया था, ये अलग बात है। केवल 2 कांस्टेबल जासूसी कर रहे, इस वजह से ये सरकार को घेरा दिया गया। उस समय भाजपा ने इस बात का जिस प्रकार से आज कॉम्प्रोमाइज़्ड करके जिस प्रकार से नीतियों का विरोध किया जा रहा है, उस समय भाजपा ने इस प्रकार से विरोध नहीं किया। क्योंकि इस प्रकार से अगर हम देखें, तो सद्दाम हुसैन यस, इंदिरा गांधी जी को अपनी बड़ी बहन मानते। हाँ, वो आपने बताया है कई बार। भारत के साथ उनके बहुत इराक के बहुत अच्छे संबंध थे। हुँ, फिर भी इराक के विरुद्ध जिस अमेरिका ने ऑपरेशन शुरू किया था, उस अमेरिका के फाइटर जेट्स वगैरह को यहाँ से ईंधन भरने दिया। राइट, ये हमारी नीतियों के विरुद्ध था। भाजपा ने विरोध नहीं किया क्योंकि भाजपा ये जानती है कि जब देश हित आता है, तो दल हित वहाँ पर आगे नहीं होता। दल हित छोटा हो जाता है।
देश हित, अभी आवश्यकता ये है कि इनको दिया जाए। सर, तो दूसरी बात ये है सर, जो ये निवेश करने जा रहे हैं रिलायंस वाले, उसमें मतलब अभी युद्ध चल रहा है इतना, हम सब उस युद्ध की वजह से सभी देश परेशान हैं। इसी बीच में ये डिक्लेयर किया है डोनाल्ड ट्रंप ने और थैंक यू इंडिया कहा है। टेक्सास में शायद ये स्टार्ट होगा रिफाइनरी, जो $300 बिलियन का जो है। इट इज़ एन हिस्टोरिक डील ऐसा भी कहा गया है। आप सोचिए, अगर ये इस प्रकार की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की होती तो क्या होता? डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट पढ़िए। डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं कि अमेरिका इज रिटर्निंग टू रियल एनर्जी डोमिनेंस। यस, टुडे आई एम प्राउड टू अनाउंस, ये कहते यस, हैं आई एम प्राउड टू अनाउंस। अगर इस प्रकार से भारत में किसी कंपनी ने निवेश किया होता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रकार से इसकी घोषणा की होती, तो राहुल गांधी और विपक्ष पूरा भारत अपने सर पर उठाकर नाचते। हाँ, यस सर। क्योंकि इनके लिए देशहित बड़ा नहीं है। ये मैं आपको बताऊं, करीब करीब ये 50 वर्ष बाद इस प्रकार की कोई वहां पर रिफाइनरी बनने जा रही राइट, है। करीब ये ब्राउन्सविल में हो रहा है, टेक्सास का ये ब्राउन्सविल है जो वहां पर। ये राइट, शुरू हुई थी करीब 1976 में, जब ये क्रूड था वो करीब $5 प्रति बैरल के आसपास पे चल रहा था, और ये तब बनी थी। आज जब करीब-करीब ये $100 के ऊपर जा चुका है, और आने वाले समय में ये $200 हो सकता है अगर ये युद्ध और लंबा चला। अंबानी का वहां पर होना, ये स्ट्रैटेजिकली भी हम अगर देखें, तो इस वजह से बहुत बड़ी बात है कि ये ट्रंप ने जो लिखा है सोशल मीडिया पर, ट्रुथ पर लिखा था ये। यस, पहली जो लाइन है, पहली लाइन में उनके जो शब्द हैं, वो दोबारा से पढ़िए। अमेरिका इज रिटर्निंग टू रियल एनर्जी डोमिनेंस। ट्रंप की जो नीति है वो डोमिनेट करने की स्पष्ट उल्लेख कर रहे हैं। वो डोमिनेट करने की उनकी नीति पर चल रहे हैं, और उनको अपने डोमिनेंस में जो सबसे बड़ा अवरोध दिख रहा है आने वाले समय में, वो अवरोध भारत है। तो हुँ, अगर ये मैं भारत है और उसको कैसे वो नीचा दिखने की कोशिश करते हैं वो भी बताता हूं, परंतु पहले अगर अंबानी वहां पर है तो क्या हो सकता है? इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतनी बड़ी रिफाइनरी अगर वहां पर है, भारत के उद्योगपति हैं, तो भारत अपने उद्योगपतियों का उपयोग स्ट्रेटेजिकली, नीतिगत रूप से कर सकता है यस, आने वाले समय में। और जहां तक अंबानी का प्रश्न है, मैं आपको बताऊं, उनकी देशभक्ति पर दो राय बिल्कुल नहीं हो सकती। अब राइट, देखिए, यहाँ पर सेमीकंडक्टर ले लीजिए, 3G ले लीजिए, 4G ले लीजिए। जब भारत अ, अपना पेट्रोलियम जो था वो केवल और केवल सरकारी रिफाइनरी में होता था, तब एक बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी भारत में खड़ी करने की सोचने वाले ये अंबानी, कि भारत का नाम बढ़ा। तो ये उपयोग में आ सकते हैं, और ये उसी हिसाब से सोचा जा सकता है। यस, दूसरा, उस डोमिनेंस, उनका जो डोमिनेंस होगा, अगर वो डोमिनेंस की बात कर रहे हैं, तो वो डोमिनेंस जो होगा वो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर आधारित होगा। राइट, ये एक बात है। इस वजह से ये डोमिनेंस में उनको जो सबसे बड़ा अवरोध दिख रहा है, वो अवरोध आपको मैं बताऊं, वो है भारत। उनको दिख रहा है नरेंद्र मोदी। क्यों? ऑपरेशन सिंदूर से लेकर आप देखिए, इससे पहले इतनी बातें नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की नीति ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण जिस प्रकार से पूरे विश्व में भारत का दबदबा बढ़ा, खास करके सुरक्षा में, हमारे हथियारों ने जो दम दिखाया, किस प्रकार से स्ट्रेटेजिकली हम अटैक कर सकते हैं,
और पूरे पाकिस्तान की एयर स्पेस पर हमारा डोमिनेंस था। ये जो हम कर सकते हैं, उसके बाद अमेरिका को यहाँ पर जो दिख रहा है वो ये है कि आने वाले समय में उनके डोमिनेंस पर जो सबसे बड़ा खतरा है वो भारत है। एक नीतिगत खतरा है, दूसरा जो मल्टीपोलर विश्व बनने जा रहा है उसमें खतरा बन सकता है, और तीसरा जो है वो उनकी सुरक्षा के वेपन, उनकी जो वेपन इंडस्ट्री है उसके लिए खतरा बन सकता है। अमेरिका की इकोनॉमी वेपन इंडस्ट्री पर खड़ी है। तो ये उसके तुरंत बाद उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को और भारत की नीतियों को और भारत को नीचा दिखाना शुरू किया। ये वैसे ही नहीं कर रहे हैं ट्रम्प, ये जानबूझकर सोची समझी नीति है उनकी, कि विश्व में जो भारत का दबदबा बढ़ा है उसको कैसे नीचा दिखाया। ये दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैं दादागिरी कर रहा हूं, भारत को कुछ बोल रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां से जो अमेरिका में ट्रम्प बोल रहे हैं, उनका इकोसिस्टम जो है वो यहां पर माउथपीस बनकर भारत का विपक्ष ट्रम्प की नीतियों को यहां पर इको दे रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि अगर जैसे मैं कहूं कि ट्रम्प की जो नीतियां हैं, डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर अमेरिका में कोई विश्वास नहीं कर रहा है आज, कोई। मैंने अभी-अभी एक सर्वे पढ़ा था, 71% अमेरिकन जो हैं, डोनाल्ड ट्रम्प की इस युद्ध की नीति को सपोर्ट नहीं करते। डोनाल्ड ट्रम्प की बातों पर विश्वास नहीं करते 50% से ज्यादा अमेरिका वाले। और यहाँ पर हमारा विपक्ष जो है, वो 100% डोनाल्ड ट्रम्प की बात पर विश्वास करता है। भारत के प्रधानमंत्री और भारत की नीति, भारत के मंत्री जो बोलते हैं, उस पर उनको विश्वास नहीं। हुँ, तो ये यस, अंबानी का वहां पर इन्वेस्टमेंट, डोनाल्ड ट्रम्प की नीति का उजागर होना कि हम डोमिनेंस चाहते हैं विश्व में, और उस यस, डोमिनेंस के लिए उनको क्यों भारत हर्डल दिख रहा है और क्यों भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हुँ, मैंने आपको। अब ये इसमें ये जो नीचा दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं, भले इस बार उन्होंने प्राउड से ये अनाउंसमेंट कर दी, परंतु ये प्राउड भारत के लिए। यस, कभी आप याद कीजिए, कभी ये 10 वर्ष की जो सोनिया गांधी जी की रिमोट कंट्रोल सरकार हुआ करती थी, उस समय अमेरिका की कोई कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट करती थी और हम फूले नहीं समाते। आज स्थिति बिल्कुल उलट है। भारत का उद्योगपति अमेरिका में इन्वेस्ट करता है और वहां का प्रेसिडेंट प्राउडली अनाउंस करता है। ये बढ़ते भारत के कदम है, ये नए भारत का चेहरा है। और प्रधानमंत्री ने अभी 2 या 3 दिन पहले ये कहा था कि हमारे उद्योगपतियों को अब वैश्विक बनना। तो राइट, ये इसका आरंभ है। इससे पहले टाटा ने एक्वायर की थी, जगुआर एक्वायर की। ये उस समय में हुआ था जब सरकार की नीतियां जो थी। आज राइट सर, वहां पर जाकर हम अपनी फैक्ट्री, हमारे उद्योगपति खड़े कर, मतलब पूरा का पूरा हम बनाएंगे। तो ये जो है उनका जो डोमिनेंस होने जा रहा है, उसके ऊपर हम उस डोमिनेंस के ऊपर डोमिनेट करेंगे, ये लिख कर रखिए। राइट सर। सर उन्होंने और भी अपने ट्रुथ पे लिखा हुआ है कि हमारे इंडिया पार्टनर्स और उनकी सबसे बड़ी प्राइवेट एनर्जी कंपनी ने मतलब रिलायंस को इस शानदार निवेश के लिए मैं थैंक यू कहता हूँ। और साथ-साथ सर ये 20 साल के लिए शायद एग्रीमेंट हुआ है और जो रिफाइनरी होगी वो 1,68,000 बैरल्स पर डे शेल ऑयल एक्सपेक्ट कर रही है सर टू बिगिन इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर मतलब जल्द ही शुरू होने वाला है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही और भारत के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से हमारे अंबानी जी ने वहाँ पर इन्वेस्ट करा और जो हम कहते हैं कि हम इस ऑयल क्षेत्र में हम पीछे हैं, उसके लिए उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा एक संदेश है
जिस तरह का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। तो सर आखिरी बात ये है सर कि आने वाले समय में आप क्या सोचते हो कि कैसे और डील्स होंगे हमारे यूएस के साथ? कि क्योंकि अभी परिस्थितियाँ सर बिल्कुल अलग हो गई है युद्ध की वजह से। देखिए ये वर्तमान स्थिति में ये है कि भारत की नीतियाँ अगर आप हमास के आतंकवादी हमले के बाद से देखिए, 7 अक्टूबर 2023 हुँ, भारत की जो नीति है, खास करके सुरक्षा और विदेश नीति को हम देखते हैं तो यस। भारत वैसे तो प्रधानमंत्री जब से आए तब से आत्मनिर्भर निर्भर भारत की बात करते हैं। डिफेंस में भारत धीरे-धीरे करके आत्मनिर्भर बन रहा है। हुँ, तो इस प्रकार की जो डील है, रिलायंस खुद भी इस क्षेत्र में है। यस। तो आने वाले समय में एक तो वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी होंगी, हुँ, टेक्नोलॉजी भारत आ सकती है। हुँ, भारत के उद्योगपति अगर अमेरिका में अपना बिज़नेस बढ़ाते हैं, तो जिस प्रकार से आज ज्यू अमेरिका की नीतियों पर प्रभावित हैं, अपना प्रभाव बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से भारत का एक प्रभाव बढ़ेगा, यस, राइट। आने वाले समय में। भारत की वर्तमान नीति जो है वो जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम किसी के भी साथ नहीं हैं और हम सभी के साथ। कोई हमारा राइट, शत्रु नहीं है, हम सभी के मित्र हैं। इस यस। नीति पर आगे चल के भारत जिस एजेंडा को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर चल रहा है, वो उसमें मैं आपको बताऊँ पहला होगा भारत का जो पहला दिख रहा है वो ये है कि ऑयल इंडस्ट्री में भारत धीरे-धीरे करके थोड़ा-सा अपना जो निर्भरता है उसे कम करे और उस निर्भरता को कम करने के लिए भारत में ऑयल की जो खपत है, उसको कम करना रहेगा और इसके लिए यहाँ पर बैटरी आधारित जो वाहन है, उसे बढ़ाने की नीति चल रही है। एथेनॉल की नीति चल रही है। तो भारत आने वाले समय में जिस प्रकार से आज हुआ है कि हमें ऑयल के लिए सोचना हमारी नीतियाँ कहीं न कहीं ऑयल की बात आती हैं, तो हमारी नीतियों पर हमें दोबारा सोचना पड़ता है। तो एक ये है। दूसरा जो है वो ये है कि हम संरक्षण के क्षेत्र में, खास करके शस्त्र के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हों। वैसे मैं बताऊँ इंडोनेशिया ने अभी-अभी हमसे डील की है। हाँ, तो आने वाले समय में हम अ, वैसे आयात हमारा जो था वो कम हुआ है, निर्यात बढ़ा है। तो हम हुँ, शस्त्र के बाज़ार में निर्यातक के तौर पर उभर कर आएँ, इस प्रकार की नीतियाँ हैं और इस प्रकार की नीतियों की वजह से आने वाले समय में ये जो रियल डोमिनेंस की बात होती है, ये डोमिनेंस जो है, उस डोमिनेंस के ऊपर हमारा एक डोमिनेंस हो कि उनकी नीतियों पर हमारे उद्योगपति और हमारे लोग वहाँ पर कहीं न कहीं प्रभावक बने, यस, प्रभावशाली बने। यस, इस प्रकार की नीति भारत की आने वाले समय में हो सकती है। यस। ये शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री ने वहाँ पर जो इन्वेस्ट किया है, ये आने वाले समय में विश्व के अन्य देशों में भी इसी प्रकार से भारत के उद्योगपति इन्वेस्ट करें। ऐसी ऐसा समय अगर काफ़ी नज़दीक है, मैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं देखता हूँ और ये अगर हो रहा है, ये नीति अगर जो सफल हो रही है भारत की, वैसे अगर देखें तो ये सफलता का पहला अध्याय तो लिख दिया गया। अंबानी ने, रिलायंस ने जो अमेरिका में $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, उससे इस नीति की सफलता का पहला अध्याय लिखा जा चुका है। यस सर, आने वाले समय में और प्रकरण लिखे जाएँगे, ये निश्चित। यस। तो सर अंत में हम यही कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियाँ जो होती है वो हमेशा ये बात को लेकर होती है कि दैट इज़ अमेरिका फर्स्ट। और इसके बीच में वहाँ हम अब मतलब जिस तरह से अब रिलायंस जा रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये हमारे लिए बहुत ही एक बड़ी बात है, एक बड़ा अचीवमेंट है, ये हम कह सकते हैं।
इंस्टेड ऑफ दैट ऑल्सो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ने भी कहा था कि हमारी डिपेंडेंसी ऑयल एनर्जी जो है या एनर्जी है उसके ऊपर कम करने के लिए हमें अलग-अलग रास्ते अपनाने होंगे, जैसे ग्रीन एनर्जी है जिसमें हम सेल्फ रिलायंस हो सके और हो सकता है कि आगे जाके हम उसका एक्सपोर्ट भी कर सकें। यही कामना के साथ और उम्मीद के साथ सर हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा की। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। सजेशंस का हम स्वागत करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम वर्षा जी। धन्यवाद आपका भी।